शहर की जनता को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किसी पार्टी का सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो उनकी इच्छाएं थी मुझे ऐसा लग रहा है वो हर तरह से धूमिल होती नजर आ रही है। राजतंत्र ऐसे नहीं कह सकते सर आप इसको, जब राजतंत्र की भाषा ऐसे नहीं हो सकती है। राजतंत्र की भाषा कब होगी कि नहीं, चश्मे की भाषा नहीं होती है। अगर किसी भी चीज को आप किसी पर 10 बार थोपोगे और एक बार कुछ घटित हो गया जहाँ पे कोई मौजूद ही ना हो और आप बोल दो इन्होंने ऐसा कर दिया, वो कैसे संभव है? कांग्रेस ने नहीं किया था क्या? हिंदू ऐसा क्यों मजबूर हुआ कि एक वो बीजेपी के पीछे जाएगा? क्या हिंदू वोट नहीं देता था कांग्रेस को? वोट किया कि नहीं सरकार ने, ये बताइए आप तो। अगर सर सरकार नहीं सामने आती तो ये दंगा उस दिन खत्म हो जाता। ये तो अब इन लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि उन्होंने करवा दिया। उन्होंने कैसे करवा दिया? जो पार्टियां हैं वो अपने वोट बैंक के हिसाब से अपने टिकट निर्धारित करती है। प्रशासन मूर्ख के वहाँ पे देखता है, तो क्या सरकार उनको पोषण नहीं कर रही है? जोधपुर की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है, ये इस बात के संकेत दे रहा है। कौन कह रहा है धार्मिक मुद्दों पर लड़े जाते हैं? लेकिन जब राजनीतिक पत्ते खुले तब ऐसा लगा कि जनता को तो ठग ही लिया गया है। जो विकास करता है उसको वोट मिलते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ये मान के चल रही है। और ये आने वाले 5, 7, 10 साल में जोधपुर की राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जोधपुर में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे हथाइयों पर चुनाव का जो बाजार है वो भी गर्म हो रहा है। चर्चा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि काफ़ी जो प्रत्याशी है उनके टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन हथाइयों पर जो जनता है वो कहीं ना कहीं अपने नेताओं को लेकर मन बना चुकी है। तो आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा कि किस तरह का चुनाव का माहौल है और कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? अभी उस स्थिति में शहर की जनता को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किसी पार्टी का सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो उनकी इच्छाएं थी मुझे ऐसा लग रहा है वो हर तरह से धूमिल होती नज़र आ रही है। जैसे शहर की बात करें तो शहर के अंतर्गत सूरसागर और सरदारपुरा को भी जनता इंक्लूड करके मानती है। सरदारपुरा भी उनसे अछूती सीट नहीं है और सूरसागर भी उनसे अछूती सीट नहीं है। अब ये दीगर बात है कि जो पार्टियां हैं वो अपने वोट बैंक के हिसाब से अपने टिकट निर्धारित करती है और एक क्या कह सकते हैं आप उसको, अनसुलझी रेस में डाल देती हैं कि लोगों को हाँ अब हमें तो इनका करना ही है। पिछले 5 वर्षों में जो राजनीतिक रूप से या राजनीतिक सोच के रूप में जो परिवर्तन सामने आया है वो हो सकता है आने वाले चुनाव में अपना रंग दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में जोधपुर की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है, ये इस बात के संकेत दे रहा है। जोधपुर की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है, इसके पीछे किस तरह के संकेत आप महसूस कर रहे हैं? जैसे मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मैंने बचपन से कांग्रेस का ही नाम सुना। जब मैं किशोरावस्था क्रॉस करके आगे बढ़ने लगा एक और नाम सामने आया कि बीजेपी। उससे पहले मैं नहीं समझता हूँ कि शहर में कभी किसी दूसरी पार्टी का कोई अस्तित्व रहा होगा। मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जोधपुर की ही बात कर रहा हूँ। एक ताकतवर विरोधी या विपक्षी बन के बीजेपी यहाँ पे उभर के आई, उसके साथ में एक वर्ग भी जुड़ता आया। एक वर्ग विशेष में भी, एक कास्ट विशेष की बात करें तो उसमें भी एक पर्टिकुलर उम्र के लोग उभर के आए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अभी महीने भर पहले स्थितियाँ ये थी कि मैं बोल रहा हूँ कि ये इसको टिकट मिलेगा, आप बोल रहे हो उसको टिकट मिलेगा, लेकिन जब राजनीतिक पत्ते खुले तब ऐसा लगा कि जनता को तो ठग ही लिया गया है। मतलब जनता ये मान के चल रही है कि हमारे पसंद का कैंडिडेट या ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ये मान के चल रही है। और ये आने वाले 5, 7, 10 साल में जोधपुर की राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाला है। आप को सपोर्ट कर रहे हैं और मुख्य रूप से कारण क्या है सपोर्ट करने का? मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हिंदूवाद के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? एक सच कोई मतलब वो बात नहीं होती है कि किसी को सपोर्ट करना नहीं करना। मेन मुद्दे जो होते हैं उन पे ज़्यादा मुख्य डिपेंड रहता है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि भाई काफ़ी चीज़ें जो है वो एक पक्ष को लेके ही विदित की जा रही है, दूसरे पक्ष को अनसुना किया जा रहा है। तो एक विकल्प के रूप में बीजेपी ऊपर है कि भाई जो वंचित हैं, जिनकी आगे सुनवाई नहीं हो रही है, उनका कार्य बीजेपी के द्वारा ऐसा लग रहा है कि भाई किया जा रहा है। तो हम लोग बीजेपी को उस वजह से भी सपोर्ट करते हैं।
बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का अंतरकलह जो है वो पूरी तरह से उभर कर सामने है, चाहे राजस्थान स्तर पर बात की जाए या फिर जोधपुर स्तर पर बात की जाए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो विरोध है ये ऊपर के लेवल पे है। जनता के लिए तो क्लियर डिसीजन है भाई। हाँ, काफ़ी जनों को ये लगता है कि भाई अपने को तो सिर्फ कमल के मतलब निशान को वोट देना है, उनका प्रत्याशी कमल है तो वो है, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे होता है, नहीं राजतंत्र ऐसे नहीं कह सकते सर आप इसको। जब राजतंत्र की भाषा ऐसे नहीं हो सकती है। राजतंत्र की भाषा कब होगी कि नहीं, चश्मे की भाषा नहीं होती है। भाषा ऐसे हो जाएगी कि भाई हाँ, एक तो आप श्रीमान ने अभी कहा कि सनातन संस्कृति की पोषक है, इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। इसमें कोई गलत बात है क्या? ये कोई गलत बात है क्या? नहीं तो ये बात तो गलत नहीं है ना सर। कर रहे हैं उसको, दावे को उस पार्टी के साथ जोड़ के बताइए। नहीं, बात को ये अगर दावा, मैं सनातन संस्कृति से, ये दावा तो गलत नहीं है ना सर। ये वैसे यहाँ पर ये सवाल यह भी बनता है कि हर बार बीजेपी को सनातन धर्म की ही जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर धर्म के मुद्दे को लेकर ही बीजेपी चुनाव क्यों लड़ती है? आखिर ऐसा क्या कारण है? और कोई मुद्दे नहीं है? नहीं, धर्म का ऐसा मुद्दा है नहीं। ये अभी इन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया कि भाई बीजेपी। कांग्रेस ने भी तो एक बार को यही था ना, कांग्रेस ने नहीं किया था क्या? हिंदू ऐसा क्यों मजबूर हुआ कि एक वो बीजेपी के पीछे जाएगा? क्या हिंदू वोट नहीं देता था कांग्रेस को? देता था, जीती उसी वजह से है। खाली मुस्लिम एक वर्ग के वोटरों से तो नहीं जीती है। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या किया है? राम मंदिर का मुद्दा देख सकते हैं अपन। कुछ जोधपुर के भी कांड हुए हैं जो अभी आपको ही पता है, काफ़ी टाइम से सारी दुनिया को ही पता है। तो उसमें कोई था सपोर्ट के लिए खड़ा था वहाँ पे, तो कौन था? दूसरा तो मुझे नहीं दिखा कोई। सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया उस समय। सपोर्ट की तो नहीं आशा की थी। नहीं, आशा की नहीं की, सपोर्ट किया कि नहीं सरकार ने, ये बताइए आप। तो ये जो इतना बड़ा बवाल, जो बड़ा रूप लेने वाला था, इसको रोकने में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस से यहाँ पर और कौन समर्थक है यहाँ पे? पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा। आप कांग्रेस के समर्थक है, तो सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर उठकर ये आ रहा है कि सरकार ने, चाहे जालोरी गेट कांड हो या फिर सनातन धर्म की रक्षा करना हो, कांग्रेस सरकार कभी आगे नहीं आती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर सर सरकार नहीं सामने आती तो ये दंगा उस दिन खत्म हो जाता। ये आगे तूल नहीं मिलती इस बात को। सरकार ने समर्थन किया तभी तो खत्म हुआ। आगे भी बहुत से झगड़े हुए हैं, बहुत से कई जगह पे बहुत से कांड हुए हैं। सरकार अगर सपोर्ट नहीं करती तो ये मामला इतनी जल्दी खत्म हो जाता। ये तो अब इन लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि उन्होंने करवा दिया। उन्होंने कैसे करवा दिया? कोई नेता हुआ था क्या? आखिर ऐसी क्या वजह है कि 70 सालों के बाद भी हर बार कांग्रेस को यह आरोप झेलना पड़ता है कि वह विशेष समुदाय को सपोर्ट करती है या हमेशा विशेष समुदाय के लिए खड़ी रहती है? इसका क्या कारण है? इन लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है, लोगों के मन में ऐसा भर दिया इतने सालों में कि ये लोग ऐसे ही करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को 70 सालों का मौका मिला है, 70 सालों का मौका मिला है कांग्रेस को, ये धारणा बदल क्यों नहीं पाए वो? अगर किसी भी चीज़ को आप किसी पे 10 बार थोपोगे और एक बार कुछ घटित हो गया जहाँ पे कोई मौजूद ही ना हो और आप बोल दो इन्होंने ऐसा कर दिया, वो कैसे संभव है? मौजूद की बात नहीं है। आज एक जगह आप समझ सकते हो मौजूद नहीं थे, हो गया है। काफ़ी जगह तो ऐसा काम हुआ है ना। आप दिल्ली से चले गए, अगर सिख दंगे की बात करें या वो भी बात करें, आपको अगर ज्ञात हो तो जालोरी गेट जो पुलिस चौकी है वो मात्र 10 कदम की दूरी पे है और एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति वर्ग जो है, हमारे जो झंडे लगे हुए हैं उनको हटाया जाता है। पुलिस प्रशासन मूर्ख दृष्टि के वहाँ पे देखता है। तो क्या सरकार उनको पोषण नहीं कर रही है? अगर सरकार चाहती तो उन पे कार्रवाई करती और उनको सजा मिलती, लेकिन सरकार ने इसमें कदम नहीं उठाया। सरकार ने उन व्यक्ति विशेष और वर्ग को समर्पित किया है। आप इस बात उसमें किसी को सजा नहीं? एक पुलिस चौकी में कितने स्टाफ की उम्मीद करते हैं आप? कितने लोग रहे होंगे? चलिए इस मुद्दे पर भी आएंगे, बात करेंगे इस पर। और आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार चुनाव में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, उसके अलावा कोई और मुद्दे नहीं मिलते? कौन कौन कह रहा है धार्मिक मुद्दों पर लड़े जाते हैं? आप बताइए मुझे एक उदाहरण। जितेंद्र जी ने कहा है। किसने कहा है? अभी भी यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि एक सरकार बचा रही है, एक सरकार उठा रही है। विकास के नाम पे होती है, जो विकास करता है उसको वोट मिलते हैं। तो इस बार तो फिर कांग्रेस आ जाएगी। विकास तो कांग्रेस ने किया। हाँ किया तो आ जाएगी, कहाँ तकलीफ है? माहौल तो कांग्रेस का ही बना हुआ है। बाकी धर्म के नाम पे कुछ नहीं करता। अच्छा, विकास लग गया है कि बीजेपी सनातन। कोई सनातन अनातन समर्थक नहीं है, ये फालतू कांग्रेस वालों ने हवा फैला रखी है। तो हमें तो यही सुनाई देता है कि बीजेपी तो सनातन समर्थी है। हमने तो आज तक तो क्या सनातन समर्थी होना गलत है आपके हिसाब से? गलत नहीं है।
कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती है कि हम भी सनातन को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी से ज्यादा करते हैं? बोलने से ज़्यादा वो कर रहे हैं ना। जैसे ये झूठे एजेंडे फैला रहे हैं कि इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। अगर आपके हिसाब से कांग्रेस सनातन को सपोर्ट करती है तो वो कौन सी पार्टी थी जिसने कोर्ट में यह कहा था कि राम मात्र एक काल्पनिक है, और किसकी पार्टी के वो वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? वकील खड़े किए थे सुप्रीम कोर्ट में। नहीं आज तक कप्तान खुर्शीद ये कौन सी पार्टी से आते हैं? अब इस पे तो मैं क्या बोल सकता हूँ। आप कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी ने क्यों कहा था कि राम एक काल्पनिक है? इन पे ये ज्यादा अच्छा इन्हीं वजह से बार बार बीजेपी हावी हो जाती है आप लोगों के ऊपर। आपसे जानना चाहूंगा कि अगर विकास की बात की जाए तो वो कौन से विकास है जो पिछले 5 सालों में हुए? आप किसी को रोजगार दीजिए, सबसे बड़ा विकास वो होता है। आप किसी को चीज़ फ्री में दे रहे हैं, वो विकास नहीं है। आज जो श्रीलंका की स्थिति है हम देख सकते हैं, वहाँ पे क्या हालत है। पाकिस्तान की जो स्थिति है, आप रोज़गार बढ़ाइए, युवकों में रोज़गार दीजिए, आप ये फ्री में बांटने की स्थिति को ख़त्म कीजिए। आप एक लेबर को ख़त्म कर रहे हैं। हमने देखा है मनरेगा में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आज जोधपुर के अंदर 700 रुपये में लेबर नहीं मिलती, लेकिन आज बाहर से हम लेबर लाते 500 में काम करती, क्योंकि उनको रोज़गार की आवश्यकता है। आप जब हर चीज़ फ्री में दे देंगे तो उस राष्ट्र का, उस राज्य का विकास नहीं होगा। आज से 20 वर्ष पहले तो ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। आज ये फ्री चीजें जो है विकास में बाधक हो गई है, समझ में नहीं आई व्यास जी। आप किसी श्रमिक को आप अगर बिठा के काम करेंगे तो आप उसको निठल्ला बना रहे हैं। पूछ रहा हूँ, जैसे आपने अभी फ्री का मुद्दा उठाया जी, कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार फ्री में बांट रही है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कांग्रेस सरकार फ्री में दे वो चीजें, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ 2014 से पूर्व जनता पार्टी या बीजेपी का मुख्य मुद्दा महंगाई हुआ करता था। आज क्या महंगाई मायने नहीं रखती आम जनता के लिए? सही सवाल है। जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी वो महंगाई के मुद्दे पर आई थी, और 2014 के बाद महंगाई का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है। आज एक आपको मैं सवाल पूछना चाहूँगा। मानता हूँ महंगाई, मैं आपका सवाल का ही जवाब देता हूँ। महंगाई बढ़ी है, ठीक है, लेकिन महंगाई सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी है, महंगाई ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ी है। आज रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, कोई हर आदमी अपनी जेब से पैसा नहीं देगा। बात सुनिए, मेरी पर्सनल धारणा है, आप इसको माने या ना माने, जब तक भारत के अंतिम नागरिक तक सुविधा नहीं पहुंच जाती तब तक सब्सिडी बंद नहीं होनी चाहिए। आप देखिए थोड़ी सी फिगर और थोड़ी सी बहुत अंतर है। आप सबसे थोड़ी सी फिगर और फैक्ट पे बात करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि महंगाई का ग्राफ क्यों बढ़ा है, क्योंकि ऑल ओवर सब जगह महंगाई बढ़ी है, तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जो डेटा है उसके अनुसार भाजपा राज में इस वक्त जब मोदी राज है उस वक्त क्रूड ऑयल इंटरनेशनल लेवल पे सबसे अधिक मात्रा में सस्ता हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोल और डीजल महंगे। आज राज्य सरकार में राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे राज्यों से तो राजस्थान में पेट्रोल महंगा है, तो ये क्यों नहीं गवर्नमेंट उस पर से टैक्स कम कर देती है? अब आपकी बात का जवाब देता हूं मैं। राजस्थान पर्टिकुलर स्टेट के लिए टैक्स कलेक्शन के लिए मेजर रिसोर्सेज कौन से हैं? मेरे हिसाब से लिकर और पेट्रोल। अगर इसमें भी वो टैक्स छोड़ देगी तो सरकार किससे चलाएगी? वो हर चीज जो फ्री में दे रहे हैं, जो टैक्स पे ठगा जा रहा है। आज मैं आप जो टैक्स दे रहे हैं, आप एक को फ्री में दे रहे हैं, तो टैक्स पे ठगा जा रहा है। स्टेट ही नहीं लेती है, सेंट्रल भी लेती बिल्कुल जीएसटी वो जा रहा है, वो दोनों में जा रहा है। 9% इनमें, 9% उनमें जा रहा है। जिस स्टेट में वेट को लेकिन अगर टैक्स कम करने की बात है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार कुछ कम करती है तो राज्य सरकार भी कुछ कम करेगी। तो उस वक्त केंद्र सरकार ने कुछ कम क्यों नहीं किया? तो राज्य सरकार भी तो वेट कम करना चाहिए ना पहले। केंद्र सरकार ने उस वक्त कम क्यों नहीं किया? कम भाई, केंद्र सरकार की कुछ योजना है वो उसके हिसाब से काम कर रही है। जब एक राज्य के स्तर पे बात कर रहे हैं, अभी राज्य जो आपका काम है राज्य का है, तो राज्य में वेट क्यों नहीं कम किया जा रहा है? जबकि पड़ोसी राज्यों में हो रहा है, ये वेट कम हुआ है, पेट्रोल वहाँ का सस्ता मिल रहा है, और भी चीज़ें वहाँ मिल रही है। अब ये जो रोजगार के नाम पे बात आती है, तो पिछले 5 सालों में आपको पता होगा या सारी दुनिया ही जानती है कि कितने पेपर लीक हुए, रोजगार लड़कों को नहीं मिला। जो युवा अभ्यर्थी थे वो कहाँ नहीं भटके, कहाँ लाठियां नहीं खाई है, कहाँ जूते नहीं खाए हैं, वो काम कहाँ होगा? युवा वर्ग क्यों ठगा महसूस कर रहा है? युवा जो 12 घंटे पढ़ता है, अपनी रात काली करता है, जिसके माँ बाप पैसे उधार लेके पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब उसे ध्यान पड़ता है सुबह परीक्षा में कि ये पेपर आउट हो चुका है, तो उस माँ बाप की और उस बच्चे की जो स्थिति होती है वो डिप्रेशन में चला जाता है। चलिए इसी पे एक सवाल लेना चाहूंगा। जब आप पेपर लीक की बात कर रहे हो, युवाओं के लिए चिंता का विषय है, तो उसी पेपर लीक में जब ईडी अपनी कार्यवाही कर रही है तो नरेंद्र मोदी के पुतले क्यों फूके जा रहे हैं, और वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा? देखिए साहब, राजनीतिकरण हर चीज़ को दिया जाता है, ठीक है।
आज आप निष्पक्ष जांच करें कोई भी चीज़ की, मैं कहूँगा चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब आप एक सत्ता में बैठे हैं आपके लिए सब बराबर है। जिस तरह से एक चिकित्सक के लिए पेशेंट की जात नहीं देखता है, उसके लिए पेशेंट है, उसका कर्म पहला कर्म पेशेंट है, तो उसी तरह से जो सेनापति बैठा उसके लिए सब समान होने चाहिए। अगर कोई चीज़ उसके मुख्यमंत्री के नीचे कार्य में गलत हो रहा है तो उसको कदम लेना चाहिए और अपने जो उसको है सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ईडी के जो संबंध मिला है या जो भी ईडी की कार्रवाई हुई है, अगर वो निष्पाप है, निष्कलंक है, तो वो अपना उसको फ्री होंगे वहाँ से, तो उस पर इतना है तोबा मचाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी की है शहर विधानसभा रही ना सूरसागर विधानसभा रही देवो आप तो क्या इन 5 सालों में शहर विधानसभा और सूरसागर अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि उन्होंने विकास किया है, उन्होंने कार्य किए और वो पूरी तरह से अगर सही है, तो अभी तक टिकट डिक्लेयर करने में इतनी देरी क्यों, और वो भी सूरसागर से? कहीं ना कहीं कोई डर है उनके दिमाग में। वही जानना चाह रहा हूँ, क्या डर है? हाँ, तो डर हार का ही होता है। आज किसी को भी डर होगा तो हार का ही होगा, क्योंकि ये राजनीतिक समीकरण, ये राजनीतिक मंच, इनके अस्तित्व की जो परीक्षा है वो ये इलेक्शन ही होते हैं। और मैंने कभी नहीं देखा कोई सरकार जो अभी रूल कर रही है और उसको टिकट बांटने में इतना डर लग रहा है। ये मेरे जीवन में पहली बार ये एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं। अगर स्थानीय मुद्दों पे बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क, सफाई, इन सब को लेकर आप क्या कहेंगे? पिछले 5 सालों में क्या ये सब सही रहे? सड़कों की स्थिति तो ये है कि परकोटे में आप 100 मीटर भी बिना खड्डों के पार किए हुए नहीं निकल सकते। 100 मीटर, चाहे आप मूल जी के होटल से घंटाघर चले जाओ, चाहे आप मूल जी के होटल से जालोरी गेट MGH चले जाओ, चाहे यहाँ से नवचौकिया से खांडापलसा चले जालोरी गेट चले जाओ, बकरा मंडी के तो हाल ही ख़राब है। इधर प्रताप नगर खुद ही पड़ी है, पिछले 6-8 महीनों से सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। आखिर क्या वजह है कि इन 5 सालों में जो सड़कें हैं वो हमेशा खुदी हुई रही है, बनी नहीं? बनाने के लिए खोदनी तो पड़ेगी। और वो बनेगी कब? बन रही है, कई जगह बन चुकी है, कई जगह काम चल रहा है। बनी है वहाँ नहीं खुदी है, जहाँ बनी है वहाँ वापस खुदी है। 5 सालों में यही देखा है भैया कि जहाँ से बनती है वहाँ भी खुदी है। सड़कों का हाल, पहले जोधपुर में JDA नहीं था, UIT थी। आज JDA में सीनियर IAS अधिकारी बैठते हैं, उनके नीचे 2 डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं। नगर निगम को 2 भागों में बांट दिए गए, लेकिन आज भी शहर में सफाई की व्यवस्था है कि हमें हर काम के लिए पार्षद को फ़ोन करना पड़ता है। ठीक है, सरकार की तरफ से कोई नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। अधिकारी जब तक अपनी सीट से उठेगा नहीं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, सफाई के लिए, जब तक कुछ नहीं होना है। आज जोधपुर के अंदर 2 DCP और 1 कमिश्नर लेवल के अधिकारी बैठते हैं, लेकिन जोधपुर में लॉ एंड ऑर्डर की हालत ख़राब है। आप यहाँ से DPS के बाद चले जाएँ, बद्री माफिया सबसे हावी हैं। आए दिन मेन रोडों पर बद्री के बड़े बड़े ट्रक सिटी के अंदर आते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आप जोधपुर से, और जोधपुर के अंदर ये हालात हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, जीरो टॉलरेंस है, थानों में सुनवाइयाँ नहीं होती है, थानों में चक्कर काटते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा नहीं, लेकिन पुलिस का दावा है कि अगर क्राइम हो रहा है तो वापस उनके ऊपर धरपकड़ भी की जा रही है और लगातार जो क्राइम को नियंत्रित करने की कोशिश है वो भी लगातार की जा रही है, अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। साहब, आज का आप समाचार पत्र पढ़े हैं? आज मेरे को याद नहीं है दैनिक भास्कर में था या राजस्थान पत्रिका में, आज की पृष्ठ पे न्यूज़ थी कि पुलिस सिर्फ आचार संहिता को लेके FIR तक लॉन्च नहीं करती है। ये कानून व्यवस्था है। आज हमारे इस जोधपुर सिटी से मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री साहब अगर मॉनिटरिंग करें तो क्यों बद्री माफिया पनपा? आज DPS के ऊपर एक लेडी को बद्री माफिया मार देता है, वो धरने दे के बैठ जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति समाज से नहीं है, उनके पीछे समाज नहीं, इसलिए उनको आज तक नौकरी नहीं मिलती, और एक दूसरे वर्ग को वो बैठते हैं उनको नौकरी मिल जाती है। तो इस तरह का अन्याय क्यों? ठीक है, आप अगर आपके लिए सब समान है, आप कहते हैं कि आपके लिए हिंदू मुस्लिम जो भी वर्ग है समान है, तो आपको सबका ध्यान रखना चाहिए। आप इस शहर से हैं, लोगों की अपेक्षाएं आपसे सबसे ज़्यादा जुड़ी है, लेकिन आपके शहर में ही लॉ एंड ऑर्डर की बहुत हालत ख़राब है। तो मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री साहब से कि आप हर बार 10 साल से जीत रहे हैं, लेकिन जोधपुर के अंदर आपने क्या विकास किया? 5 सालों में अब रोडें बननी चालू हुई है। अगर आप बॉम्बे मोटर सर्कल से नीचे उतरेंगे तो आपकी हालत यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो क्या JDA के अधिकारी और क्या जो निगम के अधिकारी वो क्या सांप सूंघ के सो रहे हैं? अगर यही कारण है कि 5 सालों में कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया है, कोई विकास के काम नहीं किए, और इसी को लेकर अगर नाराज़गी है, तो फिर आखिर क्या कारण है कि जो वसुंधरा सरकार है वो दोबारा नहीं आ पाई और अशोक जी की सरकार आ गई? वो आपसी राजनीति या कुछ भी कह दें, उनका जो मैटर था, पर कांग्रेस के राज में विकास हुआ है पर जीरो के बराबर हुआ है।
अब आप पूरे जोधपुर शहर की सड़कें देख लो, सफाई कर्मचारी देख लो, कहीं पे भी जाओ भ्रष्टाचार है। भाई साहब ने कहा कि तो आए दिन चैन स्नैचिंग होती है, आए दिन वृद्धाओं को एक्सीडेंट होता है, उनकी कोई आवाज़, कोई सुनने वाला कोई नहीं है। मैं सीएम साहब से यही गुजारिश करूंगा कि सुनवाई करें। लेकिन जोधपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी लगातार आरोप लगते रहे हैं कि पिछले 9 सालों में उन्होंने जोधपुर के विकास को लेकर कोई भी तरह के कार्य नहीं किए गए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री या केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इन गजेंद्र सिंह जी शेखावत के चयन से लेके आज तक हमें तो मालूम भी नहीं पड़ा कि ये मंत्रालय है क्या। इससे आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने जोधपुर के लिए क्या किया। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप इनकी पार्टी के प्रवक्ता से बात कीजिए। और अभी ज्वलंत में एक वयोवृद्ध हमारे समाज की नेता उसके बारे में बोल रहे हैं सठिया गए हैं। क्या हमारे घर में पेरेंट्स नहीं है? उनको क्या बोलते हैं अगर वो कोई अनर्गल बात कर देते हैं? ये तो बिल्कुल आप जस्टिफाई बात की है। आपके लेटर लोगों ने चला दिए, वो आज सोशल मीडिया पे आपके लेटर छाए हुए हैं कि श्रीमान जी अशोक गहलोत का आभार इस रोड को बनवाने के लिए। उस समय आप नहीं सठियाए थे। अब किया तो आपने कुछ नहीं, जो कर रहा है उसका भी आप बिगाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो भाजपा के आने वाले नेता है वो शहर के विकास में भागीदारी निभाएंगे? अब इस पे सर बात यह है कि जो काम कांग्रेस ने किया है वो बात ये बोल रहे हम करेंगे, कांग्रेस कर चुकी है। तो ये सीधा स्पष्ट मालूम चलता है कि कांग्रेस तो प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और अपनी जो काम किए उन मूलभूत सुविधाओं के आधार पर आएगी। ये अपने कोई भी जुमले कर ले, कोई भी झूठे वादे कर ले, ये मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी सरकार आ पाएगी। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार आएगी? 100% एग्री करता हूँ सर। जो सुविधाएं अशोक गहलोत ने दी है वो सुविधाएं किसी ने नहीं दी है। आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में चले जाए, आप इंश्योरेंस करवा लें, आपको 850 रुपये में इंश्योरेंस पूरे घर का नहीं मिलता है। हर एक की फ़ीस कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये लगती है। उसमें भी आपको कई तरफा चक्कर काटने पड़ते हैं। आज जो अशोक गहलोत ने विकास का काम किया है जोधपुर में, चाहे चिरंजीवी योजना है, RGHS है, ये सुविधाएं हल्की नहीं है सर। एक बंदा है उसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होगी, प्राइवेट में 10 लाख मांगते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको एक पेपर बताना पड़ता है, जन आधार के नाम पे सारे मूलभूत सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ तक कि ऐसे मैंने कंडीशन और देखे हैं कि जहाँ उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेपर है और अशोक जी के एक पेपर के माध्यम से सारा काम हो गया है। ये क्या बड़ी सुविधा नहीं है? एक गरीब तबके का आदमी है, अगर कोई काम कर रहा है, लोग अशोक गहलोत को वोट क्यों वोट देंगे, 100% देंगे सर। आदमी को चाहिए क्या? आप पेपर की बात कर रहे हो, पेपर ही सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि पेपर लीक जो प्रकरण है वो सबसे ज़्यादा हावी रहा है कांग्रेस सरकार पर। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा, और वाकई में आलम यही है कि वो लगातार दिए जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन उनका देना वाजिब है और वो दे रहे हैं, सब ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि वो जो दे रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत पे क्या चल रहा है। एक अगर ये जैसे भाई साहब ने बोला कि चिरंजीवी योजना, मैं भी उसका चिरंजीवी योजना का फ़ायदा उठा रहा हूँ, लेकिन जो चिरंजीवी के अलावा अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये पेपर लीक जैसे मामले हैं या नौकरी के वजह से है या जो मातृशक्ति के लिए जो सुविधाएं हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं अभी ग्रामीणों में, ये सब जो अपना मोटिव चला रहे हैं ये सब ग्रामीणों के लिए चला रहे हैं। लेकिन शहर का एक युवक, शहर की एक युवती या मातृशक्ति जो भी है, वो इस चीज़ को कहाँ तक हासिल कर पाएगी, वो मैंने अभी तक ये शहर में तो नहीं देखा है। अब ये अशोक जी को यही मालूम है कि मेरा वोट जो है गांव में ही है, शहर का कोई है नहीं। उनको ये मालूम है कि शहर की जनता बहुत समझदार है और वो जो निर्णय लेती है तो वो हिसाब से शहर और गांव की योजना अलग अलग बन रही है। वो उस तबके के उधर जा रहे हैं, वो तबके जाए भाई। जैसे मैं यही आपको बता जैसे इन्होंने बात की चिरंजीवी योजना, तो मेरे हिसाब से तो चिरंजीवी योजना शहर और गांव में बराबर चल रही है।
मैं ये सही है। फर्क कहाँ आ रहा है आप ये बताइए। जैसे जननी सुरक्षा योजना आपने नाम लिया, उसके अंदर आप पेचीदा कितना किया उसको? नहीं क्या पेचीदगी? चिरंजीवी योजना के अंदर जाते हो तो उसमें 10 तरह की खामियां निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब इसमें आपके ये होता है, इतना पैसा मिलेगा आपको, इसके जांच की पैसा नहीं मिलेगा आपको, इस दवाई का पैसा नहीं। लेकिन वो तो एक प्रोसेस है ना, किसी भी चीज को करने के लिए एक प्रोसेस होता है। अगर प्रोसेस में आप इनसे ये पूछिए सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, बात चाहे ईडब्ल्यूएस की हो चाहे चिरंजीवी हो, अगर कोई भी योजना लागू होती है तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो उसमें खराबी क्या है? खराबी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जनता को ये बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के अपने फोटो डाल के ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन उस योजनाओं के अंदर खराबपन कितना है वो खराबपन नहीं बता पा रहे हैं ना। उसके लिए जनता ये बोलती है कि भाई मैं वोट दूंगा तो मैं देख के दूंगा। ये आप ये लालच देके कि मेरे को ये योजनाएं, अगर अशोक जी ने ये योजनाएं नहीं बनाई होती तो हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री साहब आए थे, उन्होंने बोला था मैं ये योजनाएं बंद नहीं करूंगा, उनको और अधिक अच्छापन लाने की कोशिश होगा। कुछ तो अच्छा किया है, तभी तो आज एक गरीब तबके का आदमी है जो कुछ नहीं कर सकता, उसे खाने पीने के भी लाले पड़ रहे, उसके बाद भी उसको सारी सुविधाएं मिल रही है। आप चाहे एमजीएस में ले लीजिए, एमडीएम ले लीजिए, छोटे से छोटा है नवचौकिया हॉस्पिटल। जब भैरव सिंह शेखावत जी आए थे उन्होंने उद्घाटन किया था जडाओ स्मृति, वहाँ पर एक छोटा हॉस्पिटल था, आज वो सैटेलाइट बनने वाला है। सैटेलाइट बीजेपी में उद्घाटन हुआ था, बंद किस माहौल में रहा है आप ये भी तो चेक कीजिए सर। आज अच्छी से अच्छी बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता, सारी सुविधाएं पढ़ने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। ये किसकी देन है? ये किसकी देन? ये विकास नहीं है, ये विकास नहीं है, ये भी विकास है। अरे आप मैं ये विकास के साथ चिरंजीवी की बात कर रहे हो तो ये जांचें अगर आप करवा दोगे, ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है एमआरआई की, वो एमआरआई की अभी मेरे 2 दिन पहले दो मेरे साथ इस तरह की घटना घटित हुई है कि एक बंदा जा रहा है, वो वहाँ पे बोल रहा है उसका क्या करेंगे? अरे वो हाँ ये डिजीज के नाम हटा दिए गए, हार्ट की का भी चीजों की लिस्ट उन्होंने हटा दी। अरे वो ये चीज बताते नहीं है ना, क्लियर तो करना चाहिए उनको कि भाई मैं अगर ये लो चाहे आरजीएस ले लो, आपको सुविधाएं मिलेगी। आप उसके बारे में जवाब दीजिए भैया साहब। देखिए साहब, अगर कोई चीज आपका फार्मूला है, जो काली बाजारी जो डॉक्टर लोग की चल रही थी, सुमित सुनिए, क्या हार्ट की दवाई जीवन रक्षक नहीं होती है? तो उनका क्या नाम कैसे हटा देगा? गरीब आदमी को उसकी जरूरत नहीं होती है। देखिए मेरी बात, एक आम आदमी को शिकायत यही है कि आखिर इतना पेचीदा क्यों कर दिया गया, क्या कारण है? सर पेचीदा नहीं है, आपके ऊपर है, आप उसको किस हिसाब से लेते हैं। हर व्यक्ति के साथ, आज मेरे सामने एक केस हुआ था, आपको रिसेंटली बताता हूँ, आज मेरे सामने एक केस हुआ था, एक बंदे के पास जन आधार नहीं था, वो हमारे पास में आया, बात की उन्होंने एक बार कर दी, लेकिन उसको ये समझाया गया कि ये जन आधार आप बना दो, ई मित्र में आपका पासवर्ड भी बना देगा, मात्र 20 रुपये लगेंगे, आपको जिंदगी भर का आराम रहेगा। क्या जिंदगी भर का आराम चाहिए या सिर्फ आपको वो काम चाहिए? लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आपको शिकायत क्या है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री में मोबाइल दे रहे हैं, पट्टे दे रहे हैं, ठीक है, फ्री में राशन दे रहे हैं, हर गरीबों की सहायता कर रहे हैं, आपको शिकायत किस बात से? पट्टे सर आपको पता कितने बन गए हैं? उन्होंने खुद ने आके यहाँ पे डाला है, मैं यहाँ का सीएम हूँ, यहाँ का ये मेरा होम ग्राउंड है, मेरा होम टाउन है, उसके बावजूद भी पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं। आप एक चीज बताइए, नहीं करें आप जो पट्टे दे रहे हैं ना, जब जो वन विभाग की भूमि है उस पर जो अतिक्रमण है उस पर भी पट्टे दे रहे हैं, क्या इस पे गौर किया कभी मुख्यमंत्री साहब ने कि जो आज वन भूमि है उसको अतिक्रमण लोग ले रहे हैं तो आप उस पर पट्टे दे रहे हैं? क्या ये राजनीतिकरण नहीं है? वन भूमि से निकलने वाली रोड के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय श्रीमान अशोक जी गहलोत को धन्यवाद प्रेषित कर रहा है। क्या वो वन भूमि उस समय उनके दिमाग में से निकल गई थी क्या? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक बात बताइए, जब आपकी पार्टी का विधायक जब मुख्यमंत्री की तारीफ करता है तब वो गलत है, और जब केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं तो वो सही हो जाता है, ऐसा क्यों? हम ना तो किसी जो राव जोधा मार्ग बना था उस वक्त केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की थी और खुला लेटर सामने आया था, वो सही था, वो उनका संबंध अच्छा है। लेकिन जब विधायक उन मुख्यमंत्री की तारीफ करती है किसी काम से तो वो खराब क्यों हो जाती है? व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि विधायक ने करी या केंद्रीय मंत्री ने करी, मैं सिर्फ इस बात में, ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं जनप्रतिनिधि की, हम बात कर रहे हैं
की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, जब जो वन विभाग की भूमि है उस पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं, उस पे जो पट्टे दिया रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कैचमेंट एरिया तालाब के पास में हो उसमें पट्टे नहीं दिए जाते हैं, आज गंगलाव तालाब के पास में कुछ विशेष वर्ग को आपने पट्टे दे दिए, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के नहीं है? क्या आप उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं? जब हाई कोर्ट का आदेश है कि आप कैचमेंट एरिया में आप पट्टे नहीं दे सकते हैं, उसकी अवहेलना हो रही है। ऐसे कितने पट्टे हैं और कितने हैं वो जो कॉलोनी के कॉलोनी बसी है, वन विभाग पे ही बसी है, कभी कुछ कोई नहीं बोला। हाँ, उसमें वर्ग विशेष होना चाहिए, वर्ग विशेष नहीं होगा तो उसमें कोई उसको एनओसी नहीं मिलेगी है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तालमेल करके सड़क निकलती तो एक डेवलपमेंट में है, लेकिन अगर एक वहाँ बस्ती है और वहाँ पे जो इस तरह के कृत्य होते हैं तो वो गलत है। वन भूमि है हमारी, तो वन भूमि को बचानी चाहिए, आप राजनीतिकरण उसको मत दें। कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि नाराजगी दोनों ही पार्टियों को लेकर है, फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। हर किसी का सवाल यही है कि वो कौन सी पार्टी होगी जो विकास के मुद्दों पर काम करेगी, ना कि धर्म के मुद्दों पर राजनीति करेगी। सहयोगी जय के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।